स्वागत है आप सभी का आज के स्तर में प्रैक्टिकल योग क्लास 2 हिंदी मीडियम बैच। आज हम करने जा रहे हैं षटकर्म क्लेंजिंग टेक्निक्स। इस क्लेंजिंग टेक्निक्स में हम देखेंगे आज 6 कर्म के बारे में। 6 कर्म कौन कौन से हैं? हमारे 6 कर्म यहाँ पर आते हैं। अ, फिलहाल तो इसको डिवाइड करा सब हेडिंग में 6 में, लेकिन है ये काउंटिंग में कितने हमारे सिलेबस में? 13 है, 12 है, 21 है, कितने हैं बताएं? लास्ट क्लास में हमने करा था, इंडेक्स ही किया था। देखें एक बार। 3 प्रकार की धोती है, 2 प्रकार का शंख प्रक्षालन है, जिसे हमारा देखा जाए तो पूर्ण में देखें अगर हम तो 5 प्रकार की विधियां बताई गई हैं, जिसके अंदर हमारा जीआईटी ट्रैक्ट यानी कि पूरा का पूरा हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट जो है हमारा पूरा क्लीन हो जाता है, माउथ टू एनस। तो कुछ क्रिया ऐसी हैं जो सिर्फ एब्डोमेन तक ही है, और 2 क्रिया ऐसी हैं जिसके अंदर पूर्ण क्रिया यानी कि पूरा हमारा एलिमेंट्री क्लीनर क्लीन हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा, जिसमें तो टोटल कितने होंगे 5। फिर आगे नीति। नीति क्रिया में कितनी है? 2, जल और सूत्र, तो कितने हो गए? 7। फिर आती है कपालभाति। कपालभाति में तीनों तीनों की तीनों बताई हैं, जैसे गृहण संहिता में बताई है। कौन कौन सी? वात, व्यूत, शीतकम। तो कितने हो गए थे? 7 3 10। फिर आया अग्निसार, 8 सॉरी 11। फिर 12 आया नौली, और 13 आया त्राटक। ठीक है, तो कितनी प्रकार का आप षटक्रम पढ़ने वाले हैं, जो कि षटक्रम नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो 13 हो गए, लेकिन अगर हम मेजर हेडिंग्स में अगर हम देखें तो कितने हो गए? 6। ठीक है, तो पहला भी हम शुरू करेंगे अपना जीआईटी क्लीनिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वमन क्रिया। हमने वमन क्रिया के बारे में गहन संहिता में बहुत अच्छे से विस्तार में पढ़ा है। इसके बारे में कोई बता सकता है? कोई श्लोक किसी को याद है? थोड़ा बहुत। मैम उसमें है कि भोजन हम्म, करने के पश्चात ना जल पीना है पहले तक, और ऊपर दृष्टि रखते हुए ना पित्त कफ और क्लेद है उसका वमन करना है। बिल्कुल ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं? उसके ना वमन धोती। ठीक है, तो वमन हाँ, धोती जब वमन हम कर धोती, और रहे हैं। उसको हम्म, बोले। जी वही बोले कि इसको कुंजल क्रिया भी बोल देते हैं। जी, इसमें 2 चीजें हैं। जब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं गहन संहिता में, तो 2 चीजें हैं। अगर हम खाली पेट करेंगे तो कुंजल, अगर भर पेट करने के बाद कर रहे हैं तो व्याघ्र। ठीक है, जहाँ मैंने खाना खा के करा तो क्या कहूँ, क्या कहेंगे हम उसे? संतोषी जी क्या कहेंगे? व्यायाम। व्याघ्र, बिल्कुल। और अगर मैंने खाली पेट करा सती सवेरे तो कितने, तो क्या कहूंगी उसको? कुंजल। कुंजल। क्या मैं खाली पेट हूँ और मैं दोपहर को कर सकती हूँ कुंजल? मैंने खाया नहीं दोपहर नहीं, तक। कुंजल तो सुबह सुबह होता है ना, सुबह का खाली पेट होता है कुंजल। नहीं, मैंने मान लीजिए आज शाम हो गई, ठीक है, मैंने आज खाना खाया था, अब मेरे को दोपहर को जाके करना है, मैं अगली दोपहर को जाके कर सकती हूँ इतनी देर रुक कर? मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं पिया। व्याघ्र व्याघ्र क्रिया होगा ना शायद। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ वो नहीं व्याघ्र खाया। क्रिया में आएगा। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने आज मान लीजिए आज के शाम के 6 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया। अगर सुबह करूंगी 6 बजे 7 बजे के आसपास, जैसे भी है 5 बजे, तो कुंजल क्रिया, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन मैंने तब नहीं करी, ना मैंने खाया ना मैंने पिया। अब दोपहर आ गई, क्या मुझे करना चाहिए कुंजल? कर तो सकते हैं बट वो सही नहीं है, मतलब मॉर्निंग में जितना अच्छा वो होगा, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतना देर बॉडी तक भूखे टेम्परेचर भी रहने से ना एसिडिटी का बहुत ये हो जाएगा आपका। गुड, एक ये पॉइंट है। और इसी को ही थोड़ा सा आगे अपडेट में ही थोड़ा सा आप कैसे इलेबोरेट करके है, जब आप इतनी ज्यादा देर भूखे रहते हैं या इतनी देर तक आपने पानी जल भी ग्रहण नहीं किया हुआ, जो कि सुप्त अवस्था के बाद यानी कि सोकर उठने के बाद बहुत जरूरी है। जब आप उठते हैं तो आपकी बॉडी का यानी कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। तो पानी जरूर पीना होता है हमें। ठीक है, तो अगर मैं वो भी नहीं कर रही, ना मैं खा रही हूँ,
तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब मेरी बॉडी को टॉक्सिन्स तो निकालने थे, वो तो उतने ही टॉक्सिन्स निकालेगा जितना एक नॉर्मल बॉडी ने काम किया था। लेकिन जो एक सही क्लीनिंग जो जरूरी है, जैसी होनी चाहिए, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो हम जब भी सभी सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ना कि पहले पानी पी लें, चाहे ब्रश करके या बिना ब्रश करे। कई लोग बिना ब्रश करे भी पानी पीते हैं और अराउंड पूरी बोतल अच्छे से पानी पी जाते हैं। कई लोग करते वैसे हैं वैसा पीना पीना बिना ब्रश के ही चाहिए। बिना ब्रश हमारा के, लार लेकिन हमारा लार हमारे लिए ही बेनिफिशियल होता है और करना ही यही चाहिए। अगर ये आप लेकिन शाम रात को हम्म क्लीनिंग करके सो जाओ, आप कर हम्म लो रात को टीथ क्लीन, उसके बाद सुबह आप हम्म अपने बासी लार के साथ पियो पानी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये आधी नॉलेज है। मतलब इन्होंने जो कहा वो तो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक पॉइंट इसका मिस कर दिया। ये लार तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है जब आप सात्विक मोड पे हो। अगर आपका खाना सात्विक है, जो नॉनवेज खाते हैं, या बहुत ज्यादा लहसुन, या बहुत ज्यादा जो हमारे यहाँ पे तामसिक जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रकृति का जो होता है, या जो मेडिसिन लेते हैं, उनके लिए इतना अच्छा नहीं है कि हम ब्रश करके गए। तो उनके लिए परफेक्ट नहीं बैठता। मैं ये नहीं कहूंगी अच्छा नहीं है, परफेक्ट नहीं बैठता। ठीक है, मेडिसिन वाला केस थोड़ा हटा देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा अलग आ गया। लेकिन सात्विक और राजसिक और तामसिक भोजन जो करते हैं, ये उनके लिए है। जो सात्विक करते हैं उन्हें तो जरूर पीना चाहिए, उनको अपनी लार जरूर अंदर लेकर जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो राजसिक करते हैं उनके लिए नहीं, उनका जो एसिडिक लेवल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्किन के ऊपर अगर यूज करेंगे तो वो अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। ऐसी बात नहीं है कि वो यूजफुल नहीं है या हार्मफुल है या एडवर्स इफेक्ट्स दिखाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। करेगा, वैसा काम तो नहीं करेगा जैसा हमें चाहिए पूर्ण रूप पे, वो तो नहीं हमें मिल पाएगा। लेकिन हाँ जी, ये जरूर रहेगा कि जो सात्विकता की जो एक प्रधानता है, या कहें जो उसके बेनिफिट्स है, वैसे नहीं मिलेंगे हमें, उसे थोड़ा कम मिलेंगे। तो डाइट जो होनी चाहिए, डाइट तो सात्विक होनी चाहिए, अगर आप इस तरह की चीजों के बारे में अगर आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है, ठीक है। फिर अब वमन क्रिया के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वमन क्रिया हम बहुत बेसिकली हम जानते भी हैं, हम करते भी रहते हैं। इसे वीक में एक बार करा जा सकता है। जिसके अंदर कफ बहुत ज्यादा हो, श्लेष साधन यानी कि फैट बहुत ज्यादा हो, उन्हें ही जरूर करना चाहिए। कफ और पित्त, पित्त के लिए ये बहुत जरूरी है। कफ जो होता है वो मोटापा बढ़ाता है। पित्त जब एसिड लेवल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है ना, तो एक जगह पे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो वो यूज नहीं हो पाता। या तो वो इतना ज्यादा यूज होगा कि इंसान बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। लेकिन जब ये स्टोर होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो क्या बनाता है बताओ? पित्त है, यूज नहीं हो रहा, लेकिन एक सिक्रीट पूरा हो रहा है, मतलब उसका स्त्राव पूरा हो रहा है अपने ग्लैंड में से, लेकिन बॉडी में ठीक से यूज नहीं हो पा रहा। स्टोन के उतना जैसा यूज, बन जाएगा ना अंदर। बिल्कुल जैसा नहीं, स्टोन ही बनता है, गॉल ब्लैडर स्टोन। स्टोन और फिर पीलिया भी होने का चांसेस। पीलिया तो थोड़ा सा अलग हो गया, उसके अंदर बिलीरुबिन का भी रोल आ जाता है, बट हाँ सही है। ठीक है, मेजरली क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या रोग दिखाएगा आपको, स्टोन्स का। और स्टोन एक दिन में नहीं होते, 2 दिन में, 3 दिन में, 6 दिन में, ऐसे नहीं होता। अचानक से नहीं फॉर्म होता स्टोन। स्टोन फॉर्म होता है कई सालों की आपकी मेहनत होती है, जिसमें आपने अपनी दिनचर्या को बिगाड़ा हुआ होता है। कई सालों की मेहनत होती है वो वाली, कि जिसमें आपने स्टोन्स को फॉर्म होने दिया होता है, वो जगह दी होती है, वो एनवायरनमेंट दिया होता है स्टोन्स का। ठीक है, तो जब हम वमन क्रिया क्या करते हैं, हम एक दिन पहले बहुत कम खाना खाएंगे और कोशिश करेंगे 7 से 8 बजे रात के, तब तक खाना खा लिया खत्म। इसके बाद भी कुछ खाएंगे, और अगर खाएंगे भी तो बहुत लाइट खाना, खिचड़ी खा लिया, हल्का सा वो ले लिया, कोई जूस ले लिया, या हल्की से चिड़वड़े खा लिए, कुछ बहुत हल्का सा खाना जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, विद इन 4 to 5 आवर्स। ठीक है, जिसकी लार आपके मुंह तक ना ज्यादा जाए। जनरली होता है जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, बहुत हैवी खाया होता है, ये जल्दी सो जाते हैं। वो खाना धीरे धीरे फ्यूम्स बन के आपकी टंग पे आता है, और वहां से बदबू ज्यादा आती है मुंह में से, और पूरे माउथ को आपको अजीब सा लगेगा। सुबह उठेंगे तो बहुत ज्यादा बदबू जिनके मुंह में से आती है, उनमें से सबसे पहला एक रीजन ये है। दूसरा टॉन्सिल्स होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे अगर इसमें एक और टॉपिक आया तो। इसमें जल नीति में आएगा, जल नीति में। ठीक है, सूत्र नीति जल नीति में। ठीक, तो जब मैंने ये करा तो हमने अपना डाइट थोड़ा नॉर्मल रखा, बहुत लाइट, बहुत ही हल्का सा हमने डाइट रखा अपना। चाय कॉफी नहीं पीनी,
दूध का सेवन कोशिश कीजिए नहीं करना, क्योंकि दूध जो होता है वो लेग्जेटिव की तरह काम करता है, मतलब जो कुछ खाया उसको बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन एनएस के द्वार से, मुख द्वार से नहीं, कि अगर मैं कल को उल्टी करूंगी तो ग्रीस हो जाएगी मेरी एलिमेंट्री कैनाल में, मीन्स यानी कि मेरा इसोफेगस बड़ा ग्रीसी हो जाएगा तो इजी होगा मुझे कल करना कुंजल, नहीं ऐसा नहीं है। उसको पचने के लिए, दूध को पचने के लिए इन एक्चुअल 10 to 11 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो दूध अगर वैसे हम देखेंगे तो हमें वो नहीं लेना, हमें उस टाइम के लिए नहीं, अभी नहीं लेना है। ठीक है, वैसे अगर आप पीना चाहते हैं तो छोटा सा 1 कप पी सकते हैं विद हल्दी, तो आपके लिए ठीक है। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना, बहुत ज्यादा घी वाली चीज नहीं लेनी, चिकनाई वाली चीजें नहीं लेनी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठेंगे तो हमने पहले वाटर को प्रिपेयर करना है। वाटर कैसे प्रिपेयर करना है, जो पानी हमने पीना है उस पानी को हम हल्का सा गुनगुना करेंगे। गुनगुने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने उबाला ही गुनगुना है, नहीं, पहले हमने उसको पूरा उबालना है अच्छे से पानी को, फिर उसको थोड़ा छानना है, छानने के बाद उसको गुनगुना होने देना है। ये मतलब उसको ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर पे, पंखा चला के नहीं, एसी चला के नहीं। ठीक है, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर से धीरे धीरे अपना कूल डाउन होने देना है। ये एक्चुअल विधि होती है। आज के टाइम पे तो आरओ है सबके पास, या एक्वागार्ड होता है, तो हम उसको, इस टेक्निक को, छानने वाली टेक्निक को हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन जिनके पास नहीं है तो इसी टेक्निक को ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके अंदर नमक डालेंगे। नमक क्यों डालते हैं और कितना डालते हैं, इसकी 2 वजह है, और ये क्वेश्चंस बनते भी हैं इसके ऊपर। ठीक है, नमक हम उतना ही डालते हैं जितनी हमारी बॉडी का आइसोटोनिक लेवल होता है, या हमारी बॉडी में जितना नमक होता है एक्चुअल में, जितना हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है, सोडियम लेवल जितना होता है हमारी बॉडी में, वो कैसे मुझे पता चलेगा मेरी बॉडी में कितना सोडियम है। ये उतना ही होता है जितना कि एक म्यूकस का टेस्ट होता है, आपकी आंखों के जो आंसू निकलते हैं जितना वो टेस्ट होता है, स्वेट ग्लैंड्स में जितना स्वेट निकलता है बॉडी में से, उतने जितना नमक उसके अंदर होता है उतना ही लेवल का नमक होता है। तो क्या मैंने कभी ये सब कुछ टेस्ट किया? नहीं, टेस्ट तो कभी नहीं किया, लेकिन हाँ हमें पता होता है कि हमारी लार कैसी है, समटाइम्स म्यूकस कैसा होता है। थैंक यू प्रियंका जी। तो हमें ये पता होता है कहीं ना कहीं कि हमारा कितना है इसके अंदर, लाइट लेवल कितना आता है नमक का, तो हमने सिर्फ उतना ही हमने उसके अंदर ऐड करना होता है। तो ऐड जब हम करेंगे तो नियरली कितना हो गया फिर ये, अगर हमने कितने लीटर हम पानी पीते हैं इसके अंदर, किसी को आइडिया है कितने लीटर पानी पीते हैं हम वमन धोती के लिए? 1 to मतलब 1 से 1.5 लीटर, या जितनी इस कैपेसिटी होती है पर्सन टू पर्सन। नहीं, कोशिश करो कि 8 गिलास से ज्यादा मत जाओ, वो ओवर होने लगता है। मैंने कई लोगों को देखा है इसके बाद अल्सर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक्सट्रीम लेवल पे हमने निकालना शुरू कर दिया। तो जो लेयर होती है ना हमारे स्टमक की, जो बहुत अच्छी लेयर होती है म्यूकस की, वो धीरे धीरे डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। तो ओवर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो डिप्लीशन पे आ जाएगी। अगर वो डिप्लीट होगी तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर जाना शुरू हो जाएगा, अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो क्या करेगा, जलाएगा स्किन को। जिस चीज से, जिस टिश्यू से वो बना हुआ है स्टमक, अब वो खराब होना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो स्टमक के अंदर की लेयर ने उसे बचाया हुआ था, म्यूकस लेयर जो थी, उस लेयर ने उसको बचाया हुआ था कि तुम अंदर बाहर की लेयर पे आके खराब मत करना उसको, मैंने उसको बचाया हुआ है। हाँ जी, नेहा जी बताएं। नेहा जी, हाँ जी बोलिए। जी मैम, मैं ये बोल रही थी, जैसे आपने बोला 4 से 8 ग्लासेस, अगर जी ग्लास ऑप्शन में ना हो तो ऐसे, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। जी मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बोला 7 से 8 ग्लासेस पियेंगे, तो अगर 7 से 8 ग्लास ऑप्शन नहीं होता तो 1 से 1.5 लीटर ही तो ऑप्ट करेंगे ना? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही होता है। पर उसमें 1 से 1.5 लीटर हम मिनिमम बेसिक लेवल पे करते हैं। 1 सेकंड रुके प्लीज, 1 मिनट। सॉरी जी। 1 से 1.5 लीटर का हमें ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि वही हम चूज करते हैं अगर हमें ऑप्शन ही वो वाला अवेलेबल हो। पर ये मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रही थी इसलिए नहीं बोला। जब हम नॉर्मल डे की बात करते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं, एक दिन में इंसान कैसे शुरू करे, दे रीच टू 8 ग्लासेस, देन दे रीच टू 16 ग्लासेस। अब 16 ग्लासेस जो होती है वो बहुत हायर लेवल है। तो मैंने कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे हम 1.5 लीटर 2 लीटर अगर दिया हुआ है उतना ही हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर आता है कि हमने इसके अंदर जब इसके अंदर हमने इंक्रीज कर लिया, जब अपना वाटर लेवल हमने इंक्रीज करा, हमने काग आसन में बैठेंगे पहले हम। जो काग आसन में नहीं बैठ सकते तो क्या वो क्लीन ना करें इसे?
वो कुंडली ना करें, नहीं वो करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? वो कोशिश करेंगे कि वो जल्दी जल्दी पानी पिए। अब कागासन में बैठने का रीजन जो होता है, वो तो नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 3 से 4 गिलास इतनी स्पीड से पी जाएं जिसमें कोई गैप ना हो। हालांकि सेम क्रिया उनको भी करनी है जिन्होंने जो लोग कागासन में बैठे हैं, सेम प्रोसेस उनको भी करना है। पर जो लोग पैर के भार पे नहीं बैठ सकते या घुटनों में थोड़े वीक हैं, उनको ज्यादा ये ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन क्लीनिंग करनी है, वंस इन अ वाइल वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, वो चेयर पे ही बैठेंगे और कोशिश करेंगे अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखिए एक स्टूल के माध्यम से। जैसे कि कोई भी चेयर पे बैठे हुए हैं, आगे एक स्टूल रख लिया, उसको पैरों पैरों के बाहर रखा, उसको कोशिश करें कि आपका पेट कहीं ना कहीं दब जाए, थोड़ा सा आगे झुक के, जैसे भी थोड़ा सा अपने पेट को हम संकुचित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खुद से हवा की वजह से नहीं, जैसे कि हम अपनी कपालभाति में करते हैं या उड़ान पद में करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इस तरह से नहीं करना है। हमने एक्सटर्नली थोड़ा फोर्स डालना है, जैसे कि वहां पे एक पायलोरिक स्पिंटर जो हमारा होता है उसका लॉक लग जाए। जैसे ही हम काकासन में बैठते हैं वो तो वहां तो ऑटोमेटिक लग जाता है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है। तो पार्लर स्पिंटर को मैंने लॉक लगाया, काकासन में बैठे, पानी पिया। इतनी आपने 1 बाय 1 ग्लास को यूज ना करते हुए हम जग से पीते हैं। हम जग को क्यों यूज करते हैं? जैसे ही पानी को पचने के लिए इवन 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड में मिल जाते हैं, तो वो पचना शुरू हो जाता है। वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। एब्जॉर्ब से मतलब वो नीचे वापस जाना, नीचे आंतों में जाना शुरू हो जाएगा। उसको स्पेस मिल जाएगा, उसको टाइम मिल जाएगा नीचे उतरने का। अभी क्या होता है, उसको टाइम नहीं मिल रहा था, अभी तो वो सिर्फ सफाई में लगा होता है, अभी नीचे पहुंचा ही है स्टमक तक। और भी स्टमक में जाके समझ ही रहा होता है कि मुझे क्या करना है पानी, क्योंकि नमक होता है। नमक फटाफट से अपना काम कर रहा होता है। उसने नमक ने क्या करना होता है, सोडियम होता है उसके अंदर। सोडियम क्या करता है, फटाफट से जितना भी टॉक्सिन्स है सेल्स के अंदर, उसको फटाफट से बाहर निकालता है। अगर सोडियम ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो खुद पानी को अंदर भेज देगा सेल के अंदर। जाओ बाय। वॉइस नहीं आ रही। हेलो। वो ये वॉइस करेगा। हो रही है। हम्म, कोई तो पानी को अंदर तुम ले। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, ब्रेक भी हो रही है, आ भी रही है। वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अभी ठीक है? हाँ हेलो। जी, अभी लास्ट जो आपने बोला ना वो एक बार और कहाँ रिपीट कर दीजिए। कहाँ तक सुना था? कहाँ तक सुनाई दिया था मेरा? वो, जी सोडियम के तक ही सुना था मैंने तो। ओके। ठीक है। तो पानी में जो हमने सोडियम मिलाया है, यानी कि नमक जो हमने मिलाया है, उससे क्या होगा, जैसे ही हमारे स्टमक में जाएगा ना पानी, तो उसको अभी ना चीजें एब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं मिलता, तो वहां पे नमक जो होता है सबसे पहले नमक रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि नमक ही इसके अंदर है। पानी का अपना तो कोई ऐसा तत्व नहीं है जो हमने एब्जॉर्ब करना हो। पानी में से तो मैंने नमक एब्जॉर्ब करा। सेल्स ने जैसे ही एब्जॉर्ब करा, उसने कहा कि ओ ये नमक है। तो इसकी डिफ्यूजन करना शुरू कर देंगे। डिफ्यूजन से मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन दिखी जाती है। ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है। अगर नमक ज्यादा हो जाएगा तो सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और वो क्या करेगा, पानी को अंदर भेजेगा। जहां बताती हूँ, सॉरी। इसको लेवल को समझते हैं ऐसे। कोई भी चीज कम या ज्यादा होती है, सेल क्या करता है, जहां ज्यादा होता है ना, बाकी चीजें भी ना उसको फॉलो करते हुए ना वो उसकी तरफ चली जाती हैं। यानी कि एक भेड़ चाल चलनी शुरू हो जाती है। सेल के अंदर नमक कम होगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। और उसकी जगह पानी अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से समझो। अगर मेरा नमक थोड़ा सा कम है, बैलेंस लेवल पे है, सेम है, जितना सेल के अंदर है, जितना मैंने पानी पिया उसके अंदर है, तो अब क्या होगा, जो टॉक्सिन्स हैं उसके अंदर, सेल के अंदर, वो अब बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, पानी के अंदर आ जाएंगे अब। ठीक है। इसलिए मैंने आइसोटोनिक लेवल मैंने सॉरी वाटर मैंने यूज किया। ठीक है। जिससे कि दोनों सेम टू सेम हो गए। ना मैंने हाइपर करना, मैंने हाइपो करा। क्लियर हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे इसके अंदर एक और चीज बतानी है। जी मैम क्लियर है। ठीक है। अब किडनी के जो, सॉरी किडनी कह रही हूँ, हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको हम सॉल्ट इसलिए ज्यादा मना करते हैं कि अब ज्यादा मत लो, कि अब ज्यादा लोगे तो क्या होगा, पानी जो होगा कि सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अगर वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया तो टिश्यू फैलने शुरू हो जाएंगे, तो सेल मोटा हो गया ना,
गोलू मोलू हो जाएगा। सेल गोलू मोलू हुआ तो टिश्यू भी गोलू मोलू हो जाएंगे। वो भी मोटू मोटू हो गए तो क्या हो जाएगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाएंगी। अब जब ब्लड प्रेशर जब होगा, जो ब्लड है वो उसका जो फ्लो करने का जो तरीका होगा, पहले तो बड़ा आराम से जा रहा था, आराम से गाड़ी चला रहा था ब्लड, एम से देखा कि रास्ता बड़ा तंग हो गया तो वो बिल्कुल स्पीड से बाहर निकलेगा। जैसे पाइप में हम करते हैं ना, आगे नोजल पे आगे हम जैसे अपना अंगूठा लगा देते हैं तो प्रेशर तेज करने के लिए लगाते हैं ना, और अगर बहुत ज्यादा तेज तेज करते रहोगे तो पीछे से क्या हो जाता है, काफी देर तक कैसे करेंगे तो, नोटिस किया है? बहुत कम कर दिया जाए तो क्या होता है, पानी को बाहर ना निकलने दिया जाए पाइप में से तो क्या होता है। प्रेशर बढ़ प्रेशर के जाएगा साथ निकल जाते हाँ हैं। हाँ, तो क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है। और पाइप फट जाएगा, मतलब निकल जाएगा ना टैप से। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो हाई बीपी वाले लोग हैं उनको अगर नमक डालना है तो उसके साथ थोड़ा सा लेमन भी डालने के लिए बोलते हैं ना, वो तो आप बैलेंस प्रैक्टिकल करने में। के लिए कह रहे हो। हाँ, वो बैलेंस तो के लिए बैलेंस ही कर, है ना। हम्म, हम्म, हाँ जी। पर अगर सिर्फ नमक की बात हो रही है, मैं सिर्फ नमक का रीजन बता रही हूँ कि सब सिर्फ नमक क्यों नहीं। तो लेमन जो आपने बताया वो तो एक इलाज हो गया, एक मेरा तरीका हो गया, ऑल्टरनेट हो गया कि अगर वो करेंगे तो मैं लेमन ऐड ही क्यों कर रही हूँ, ये रीजन है, ठीक है, क्योंकि मैं सिट्रिक लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया इसके अंदर। तो वहां जो बढ़ेगा ना, तो वो नमक जो होगा ना अंदर उसको पानी स्टोर नहीं करने देगा अंदर। वो क्या कहेगा, टॉक्सिन्स बाहर निकालो, विटामिन सी कहेगा टॉक्सिन्स बाहर निकालो। क्यों विटामिन सी ऐसा करने के लिए क्यों कहेगा, ये विटामिन सी का काम ही यही है, इम्यूनिटी को बढ़ाना। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, जब वो टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, ठीक है। इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब जो होता है ना हमारी बॉडी में, इसका मतलब ये होता है कि जो शक्तिशाली जो सैनिक है ना उनको हथियार प्रदान करना, और उसके बाद जो टॉक्सिन्स है जो अंदर जो बैठे विषीले पदार्थ है उनको बाहर निकालना, ठीक है। तो विटामिन सी ये काम करता है, हल्दी यही काम करती है, ठीक है। क्लियर हुआ। चले, तो पानी पी लिया और टॉक्सिन्स बाहर निकाल लिए पानी ने, और मैंने लगातार पानी पिया, जग से पानी पिया, मैंने ग्लासेस करके पानी नहीं पिया, फटाफट से पानी पिया और मैं खड़ी हुई। 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया आगे की तरफ फॉरवर्ड करके, और कोशिश करनी है अगर वैसे ही अगर पानी बाहर निकल आता है, खुद से निकल आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है तो हमें स्टिमुलेशन देना होता है, यानी कि हमें थोड़ा सा कंपन पैदा करना होता है। कैसे करते हैं हम, पहले की 3 फिंगर्स को यूज करके हम स्टिमुलेशन देते हैं। कहाँ देते हैं, टंग के एंड पे, यानी कि जिह्वा मूल में। जिह्वा मूल में हम थोड़ा सा मसाज करते हैं उससे, उससे अपने आप ही स्टिमुलेशन पैदा हो जाता है, जिससे कि हमें वॉमिटिंग आ जाती है। लेकिन ऐसा करने से, यही क्यों करने से ऐसा क्या होता है, यहाँ मसाज कर लेने से ऐसा क्यों हमें लगता है कि हमें वॉमिट करनी चाहिए, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो बनता है, ये कुदरती तौर पर हमारा टंग का और हमारे पेट का ये रिश्ता आपस में ऐसा है कि रिफ्लेक्स है ये, उसका उसका जवाब ही ऐसा होता है। आप कुछ भी ऐसे करेंगे, मैं खाना खाती हूँ तब तो मुझे वॉमिट नहीं लगता, तब क्यों नहीं लगता, तब इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरी बॉडी ने कहीं से भी ये एक्शन या कहीं से रिएक्शन शो नहीं किया होता कि खाने को बाहर निकालना है। ये खाना बिल्कुल ठीक है, खाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब खाना बेकार होता है या कोई प्रॉब्लम हो खाने में, इन्फेक्शियस हो, हाइजीनिक ना हो, तो खाना आपका पेट बता देता है ना कि अभी तो बाहर निकालो, मैं वॉमिट करने वाला हूँ, बाहर निकालो उसे। आता ना एक तरह से अंदर से इच्छा होती है, नौसिया की फीलिंग आती है, तो ऐसे ही होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको स्टिमुलेशन देती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद अपनी तरफ से उसको कह रही हूँ, नहीं नहीं इसको बाहर निकालो, इसको तो बाहर निकालना, ये अच्छा नहीं है, इसको बाहर निकालना, इसमें टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। तो इनसे स्टमक को रिलैक्स होता है, चाहिए बाहर निकालना है, ओके ठीक है, अब अपना अपना एक्शन स्टार्ट करो फटाफट से। तो वो स्टमक को फिर अंदर से, स्टमक से हमारा अपने आप ही पेट जो होता है, एब्डोमेन में, एब्डोमेन की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, सिर्फ स्टमक की बात करूंगी, उसका अपना खुद का एक्शन होता है कि जैसे वो पिचकेगा और सारा पानी की तरफ बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे वाला पिचकने वाला पिचकना नहीं होता उसके अंदर प्रॉपरली, पर वो अपने जो बैकवर्ड फ्लो देता है। बैकवर्ड फ्लो कैसे आ जाएगा, स्पिंटर्स उसको ओपन करने के लिए मौका मिलता है, स्पिंटर्स का, ठीक है। अब स्पिंटर्स क्या थे, जो सॉरी स्पिंटर्स, वॉल्व्स, जो उनको मौका मिलता है, अब वो खुलेंगी। अब वो खुलेंगी, बैकवर्ड खुलना है उनको। पहले क्या था, वो अभी नीचे की तरफ खुलती थी एक ही यूनि डायरेक्शन में, अब उसको ऊपर की तरफ खुलना है। खुला, फटाफट से पानी बाहर आ गया, ठीक है। अब जो पानी बाहर आया, इसमें कईयों को तो अजीब अजीब सा महसूस होता है, सम फील्स लाइक बड़ा अजीब सा खट्टा सा है, कुछ लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता, कुछ को लार बहुत निकलती है, फिर पीला पानी निकलेगा, कईयों का हरा पानी निकलेगा। तो डिपेंड होता है टॉक्सिसिटी इन योर बॉडी, ठीक है। बॉडी के ना कितनी टॉक्सिसिटी थी उसके ऊपर ये
बात डिपेंड करती है कि पानी या लाल या पीला पानी या हरा पानी क्यों निकल रहा है। ठीक है, यही निकालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, एक बार कर लिया, 8 क्लासेस पीने के बाद भी उन्होंने कर लिया, फिर दोबारा उस चीज को रिपीट करते हैं, तो क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही क्लीन कर दिया। ठीक है ना, अगर मैं ज्यादा क्लीन करती रहूंगी तो जाहिर सी बात है ना, उसका रेशा धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। ये वैसे वाली बात है। अगर कपड़ों को कहते हैं ना कि जो जो बड़े सिल्क वाले कपड़े हो या दूसरी तरह के कपड़े होते हैं, उनको बार बार वॉश नहीं करना चाहिए। थोड़े टाइम बाद ये थोड़े काल में उनको धोना चाहिए, वरना उसका रेशा खत्म हो जाता है। ऐसे ही उसकी लेयर आप धीरे धीरे खत्म कर देंगे, तो आपको ज्यादा नहीं करना है। ये ज्यादा कब करना है, जब आपको पता है आपने खाना कैसा खाया था, या क्लीन नहीं हुआ प्रॉपरली तो आपने किया, तो ठीक है। अगेन, ये हम किसी गुरु के निर्देशन में करते हैं, इसलिए वो आपको सही से गाइड करे तो बेटर है। ठीक है, अकेले में नहीं करना है, बिना गुरु के निर्देशन में नहीं करना है। जब भी गुरु सामने है, गुरु के निर्देशन में रह के ही इसको करना है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पानी पीना है, कागासन में खड़े हुए 90 डिग्री का पुशअप बनाया, स्टिमुलेशन दिया फर्स्ट फिंगर से, और उसके बाद सारा पानी बाहर निकाल दिया। प्रोसेस जो हुआ बैक में क्या हो रहा है, बैक एंड पे, वो हमने क्लियर कर ली कि हमने नमक क्यों यूज करा। अब मुझे इसके लाभ क्या मिलते हैं, पहले हम लाभ से पहले मैं कॉन्ट्राडिक्शन को मैंने यहाँ पे यूज करा है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हमें पहले ध्यान देने हैं, कि किसको नहीं करना। पहले तो ये श्रेणी अलग कर लो, ये याद रहेगी तो दूसरी श्रेणी तो अपने आप वैसे ही याद रहेगी, उसके बेनिफिट्स अपने आप याद हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन याद रहेंगे तो ये श्रेणी को हम पहले याद रखेंगे। क्या श्रेणी है, प्रेग्नेंट और लेडीज को नहीं करना। पेट साफ हो रहा है, आपका इसोफेगस साफ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेग्नेंट वीमेंस को हम ऐसा बोलेंगे आप करो। क्यों, वो क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकते वो? पेट पे दबाव आ जाएगा ना, प्रेशर आ जाएगा ना। और हम्म, उस दबाव से क्या हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल तो नहीं मिस है। प्रेगनेंसी के लिए तो हार्मफुल रहेगा ना, वो मिस हो भी सकता है उस हिसाब से तो। जब हम कोई चीज ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जैसे हम प्राण अपान उदान की, हम जब प्राण वायु के बारे में जब पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना हमें मिलाना होता है। तो जब हम ऊपर की तरफ खिंचाव आता है, इवन इन मेंसेस, जब ऊपर की तरफ खिंचाव आता है, तो पूरा ऑर्गन लेवल पे, सिस्टम लेवल पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है ऊपर की तरफ, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी हम इतने एक्शंस नहीं ले सकते ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसलिए आसन भी बहुत सोच समझ के करे जाते हैं। तो ये भी एक ऐसी क्रिया है जो बहुत सोच समझ के करवानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं करवाई जा सकती। ठीक है, तो इवन फ्रॉम द डे वन टू द डे एंड, इवन डे एंड क्या, जब नेक्स्ट आफ्टर द प्रेगनेंसी 3 to 4 months, जब तक वुमेन को खुद फील ना हो कि आई एम ऑल ओके, मैं अब थोड़ी क्षमता में हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं जो इसके अंदर एक करंट जो हमें मिलता है, जो एक थकावट होती है, जो एक प्रेशर जो हमारा पूरा बॉडी फेस करता है, मैं वो फेस कर सकती हूँ, तो ही प्रेग्नेंट लेडी को या आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी उसको ये करवाया जाएगा। उससे पहले ये नहीं करवाना है। हमें उनकी क्षमता को भी देखना है, वीक जितने भी हैं उनको ये नहीं करवाना है। ठीक है ना, जिनका बीपी ज्यादा लो रहता है उनको तो ये बिल्कुल नहीं कराना है, वो अगर बर्दाश्त नहीं सी कर पाएंगे सेक्शन फिर। हुआ है, अगर सी सेक्शन हुआ है तो हम्म, उनको मोस्टली 6 मंथ तक अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल, एटलीस्ट। एटलीस्ट बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि वीकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर डॉक्टर्स कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग दैट फर्स्ट डे तो बिल्कुल भी नहीं, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 days, जितने भी डेज का चलता है, ड्यूरिंग इवन दैट लास्ट डे नहीं परफॉर्म करना है। जब लास्ट डे के बाद नेक्स्ट डे आपका जब बिल्कुल क्लीन डे है, तभी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। ड्यूरिंग पूरे उस डेज में आपने कभी भी मेंसेस के नहीं करना है, नहीं परफॉर्म बिल्कुल नहीं करना है। देन हर्निया इन द स्टमक, कहीं से भी प्रोट्यूड। हर्निया का मतलब क्या होता है, नॉर्मल भाषा में बताओ, क्या होता है हर्निया? कोई एक ग्रंथि बढ़ जाना होता है, बढ़ जाने का मतलब? मतलब उसके ट्रैक छोड़ के अनदर इसमें बढ़ जाती है वो। अभी आप मैं एक तरह से कह सकते हो छाला जैसे। हाँ आंतों का बढ़ जाना, वो आंतें थोड़ी बाहर को हो जाती हैं, उस ट्रैक से ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो हाँ, जाती हैं। ट्रैक छोड़ के बढ़ जाता है वो थोड़ा सा दूसरे इसमें घुस के, अतिक्रमण बोल सकते हैं थोड़ा सा हम लोग। वो तो आप मुझे बता रहे हो हर्निया जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, वर्टिब्रल कॉलम में। स्टमक में कैसे हो सकता है, स्टमक में कौन सी लाइनिंग चेंज हो रही है? आंतों की बात कर रहे हैं हम, हाथों की बात कर रहे हैं ना। आंतों की बात कर रहे हैं हम, वर्टिब्रा की बात नहीं की हमने।
नहीं जो आप हाँ बता रहे हो। हाँ, हम वही बता रहे हैं, और ये है हमारी फैमिली में किसी को, इसलिए हम्म बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे ही होता है, हम्म ट्रैक से थोड़ा बाहर हो जाता है। ट्रैक से बाहर होने का मतलब यहाँ पे होता है, एक तरह से आप मान लीजिए जैसे एक छाला सा होता है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो कुछ वो इस तरह अल्सर से। होता है, वो नहीं, अल्सर में अल्सर होता है अल्सर ना। तो पूरा उसका भरा हुआ हो गया ना, टॉक्सिन, सॉरी, एसिड से भरा हुआ। अल्सर में भी ऐसे घाव हो जाते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्सर में बिल्कुल घाव हो जाता है। हर्निया में क्या होता है, जैसे कि आपने बताया ना, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक वाली जो आपने बात बोली, अगर आप इसको एक्सप्लेन करें ज्यादा बेटर रहेगा पूनम जी। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक का मतलब क्या है? मैंने कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक नहीं, जैसे कि जो हमारी आंतें होती है ना, जो हमारी आंत होती है, हम्म, उनका जैसे क्या होता है कि वो बहुत ऐसे गुथे, बहुत थोड़ी सी जगह में ऐसे गुथे हुई होती है ना। बिल्कुल। तो उन्हीं की क्या होती है, वो थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और वो कई बार बाहर उभरी हुई पेट के हिस्से में दिखती भी है किसी किसी की, वो ऐसे हम्म। देखा भी हमने किसी के। तो वो क्या हम्म होता है कि फूड उस पे अच्छे से जा नहीं पाता है ना, तो वो परेशान करता है, फिर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। हम्म। अगर इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से समझाए कि वहां पे वो दिखती भी है एक्चुअल में, कईयों की दिखती भी है, इस तरह का हर्निया भी होता है, कईयों को पेन नहीं करता, लेकिन जब आप उसको छेड़ेंगे तो वो पेन करता है। लेकिन हाँ, अगर एब्डोमिनल रीजन में से ऐसे है तो परेशान इनिशियल स्टेज पे करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसे केस जब ऐसा है, इस तरह से कुछ है, तो आप उस इंसान को हम ऐसा नहीं करवा सकते कि आप कंसल्ट कीजिए, वो पहले से ही परेशान है उस चीज को लेके। क्योंकि जो एक चीज अगर डिसलोकेट हो जाए, अपनी जगह पे ना हो, प्रॉपरली एक अलाइनमेंट में ना हो, तो वहां दिक्कत आती ही है। ठीक है, फिर आता है हार्ट डिजीज। ये तो हम सब जानते हैं कि हार्ट डिजीज में इस तरह की ब्लड हाई प्रेशर वाली चीजें नहीं करवानी है। देन हेमेटोमेसिस, ब्लड वॉमिटिंग, जिसको कुंचल करते वक्त अगर ब्लड बाहर निकला है, किसी भी फॉर्म का थोड़ा सा भी ब्लड निकला है, इनिशियली कईयों के निकलता है, तो डरना नहीं है। अब कितनी मात्रा में निकल रहा है इसके ऊपर ध्यान देना है। कईयों का अगर सिर्फ इतना ही निकल रहा है, जितनी थोड़ी सी लार निकलती है, सिर्फ इतना ही निकल रहा है, ये थोड़ा सा म्यूकस निकलता है, सिर्फ इतना सा निकल रहा है, तो समझ जाइए अंदर पूरे जीआई ट्रैक में कहीं ना कुछ था, कोई दिक्कत थी, कहीं छाला, छाले की मैं फॉर्म बता रही हूँ, जैसे छाला था या पॉलिप्स थे या कुछ इस तरह का कुछ था, जो कहीं ना कहीं टूट गया और बाहर निकल आया, और हल्का सा था, तो ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में है तो आपको ऑन स्पॉट एक तो रुकना होगा और डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। ठीक है, मात्रा पे जरूर ध्यान दे। अच्छा, दूसरी चीज, कम निकला था, तो अब क्या, अब नेक्स्ट डे फिर से कर ले, तो करके देखें एक बार फिर से। अगर नेक्स्ट डे फिर से अगर ये चीज रिपीट हो रही है, देन यू शुड सीक अ डॉक्टर। अगर नेक्स्ट डे रिपीट नहीं हो रहा, तो ऑल ओके है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये रिपीटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और मात्रा कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आता है एब्डोमेन ट्यूमर। ट्यूमर के केस में तो हम ये सिर्फ एब्डोमेन की केस की बात नहीं करूंगी ट्यूमर में। इवन ट्यूमर अगर आप किसी और बॉडी पार्ट में जो जीआई ट्रैक्ट में रिलेटेड है, अगर ट्यूमर कहीं भी है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए अनटिल डॉक्टर का गाइडेंस अवेलेबल ना हो, तब तक हमें ये नहीं करना है। ठीक है, और अब इस पे आ जाते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। जब हमें कॉन्ट्रडिक्शंस याद हो जाते हैं, तो बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। हालांकि ये बेनिफिट्स जो होते हैं वो ज्यादा आपसे नहीं पूछते, वो मेजरली बेनिफिट्स डिफरेंट तरीके से पूछते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे वात पित्त पित्त कफ के दोषों के ऊपर पूछेंगे बेनिफिट्स, विच इज रिलेटेड टू द ग्रंथ। जो ग्रंथ पे जितना दिया है उसके हिसाब से ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, या बेनिफिट्स पूछेंगे कुछ इस तरह से पूछेंगे कि वायु कौन सी वायु के लिए अच्छा है, अपान प्राण, उदान, व्यान, कौन सी वायु के लिए हमारी ये चीज अच्छी है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, जो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे टेक्स्ट से ही अगेन रिलेटेड है। पर जनरल बेनिफिट्स क्या है उसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन मैंने देखे हैं, आए हुए हैं, तो हमें डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, क्लीन द स्किन। क्लीनिंग द स्किन कैसे हो जाता है, जब टॉक्सिन्स नहीं होते ना बॉडी में, टॉक्सिन्स निकलने शुरू हो जाते हैं, तो हमारी आंतें भी साफ होनी शुरू हो जाती हैं। आंतें साफ रहती हैं तो हमारी ये अभी इसमें आंत तो नहीं आई अभी, अब अभी इसमें नहीं आई, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा आंत पे जाएगा।
हमारे गॉल ब्लैडर पे जाएगा, लीवर पे जाएगा। अब लीवर पे कैसे जाएगा? जब मेरा पेट बिल्कुल ठीक से साफ हो रहा है, मेरे एसिड्स जो जितने भी यूज हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, जम नहीं रहे हैं, ठीक से यूज हो रहा है मेरे एसिड्स का भी, तो लीवर भी अपना जो काम कर रहा है वो प्रॉपरली काम कर पा रहा है। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर भी प्रॉपरली काम कर पा रहा है, पैंक्रियास भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो हर चीज अपनी अपनी जगह पे सही से काम कर पा रही है। तो लीवर की फंक्शनिंग भी अच्छी रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है, क्योंकि कहीं भी कोई भी व्याधि नहीं आ रही है। क्योंकि जब इनके अंदर कोई व्याधि आती है तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली फिर हमारे ब्लड के अंदर आने शुरू हो जाती है। तो जब ब्लड के अंदर वो चीज व्याधि उस लेवल पे, पित लेवल पे कह लीजिए, वो डिक्रीज हो रही है, तो वो व्याधियों का जो नाश है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इंटेस्टाइन लेवल पे यानी कि सेकेंडरी लेवल पे उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो क्या होगा, ब्लड अच्छा साफ हो जाएगा। साफ कैसे हो जाएगा? साफ का मतलब ये है कि उसके अंदर वो टॉक्सिसिटी नहीं अवेलेबल है। तो किडनी के पास जब जाता है ना ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, तो उसके पास इतनी टॉक्सिन्स है नहीं जिसको वो क्लीन करे। ठीक है, ये वैसे क्लीनिंग ऑफ द स्किन में दो तीन चीजें और आती हैं। जब कफ की जो हमारा लेवल है, जो कफ की जो हमारा कफ कहाँ प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, कहाँ कहाँ होता है हमारी बॉडी में, कफ कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? कौन सा एरिया प्रधान है कफ का? चेस्ट रीजन पे, जीआई ट्रैक में होता है, हमारे जोड़ों में भी रहता है, जॉइंट्स में भी रहता है म्यूकस। वो थोड़ा सा रहता है अलग, वो एक अलग चीज है। वो वाला कफ जो मेजर होता है वो हमारा कंठ से ऊपर का कहते हैं, कंठ तक का कहते हैं एरिया, जहाँ पे मेजरली प्रोड्यूस होता है। थ्रोट रीजन पे। हाँ जी, ठीक है ना, कंठ। ठीक है ना, यहाँ हमारा ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि अगर ये सूखना शुरू हो जाएगा तो इंसान निकल नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ग्लैंड्स की अगर प्रॉब्लम हो, टेंडनों की प्रॉब्लम हो जाएगी, और हमारा जो कंठ है वो थोड़ा सूखने लगेगा। फेस के अंदर हमारी बॉडी है, किसी की भी स्किन अगर चमकती है तो वो कफ की वजह से ज्यादा चमकती है। तो ये एरिया जब क्लीन हो जाएगा तो लंग्स की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा शुरू हो जाएगी। लंग्स में क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उसकी जो आउटर लेयर में जो एक कफ है ना, जिसकी वजह से वो एक मॉइस्ट स्किन आपस में जिससे जुड़ती नहीं, जिसकी वजह से वो चीज, वो लेवल थोड़ा खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कफ है तो कफ यहाँ पे हमारा क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। अब जो प्रोड्यूसर को अच्छा लगेगा, तो इसलिए हमारी क्लीनिंग ऑफ द स्किन यहाँ पे आप ये कह सकते हो यहाँ से है। लेकिन एक और क्लीनिंग ऑफ द स्किन जो होती है वो दूसरी वाली किडनी वाली, वो शंख प्रक्षालन में समझाऊंगी। ठीक है, वो क्या है? फिर आता है हीलिंग ऑफ फ्रिनिकल्स एंड स्पॉट्स, क्योरिंग द गम्स, यानी कि जितने भी आपकी बॉडी में कहीं भी जो दाग धब्बे हैं, या कह लीजिए जो इवन इनर बॉडी में जो कोई अगर प्रॉब्लम्स है, अगर उसको भी थोड़ा क्लीन करता है। जो आपकी जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी हो सकता है कि कहीं पे भी पॉलिप्स है, पता नहीं चला हमें, हमने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन कुछ लोग महसूस करते हैं कि मेरे गले में कुछ है, मैंने खाते हुए मुझे कुछ लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ फंस जाएगा, छोटी सी नाल लगती है मुझे, वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। अगर किसी की वो टाइट थी या थोड़ी छोटी सी हो जाती है तो वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर आता है क्योरिंग गम्स एंड टीथ एंड डिसीजेस। ऑफ कोर्स अगर हम कर रहे हैं तो हमारे माउथ में हमारे टॉन्सिल्स जो हैं वो क्लीन हो रहे हैं। टॉन्सिल्स की वजह से हमारे मसूड़े जो क्लीन हो रहे हैं, उसके अंदर जो बैठा हुआ जो गम्स है, जिनकी कैविटीज हो जाती है बहुत जल्दी, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको बहुत जल्दी कैविटी हो जाती है ना, क्यों हो जाती है कैविटी? क्योंकि माउथ प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होता इनका, और जब माउथ प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होगा ना, तो इनको प्रॉब्लम ये आएगी कि जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया, वहीं पर रिसाइड करेंगे, और ये प्रॉपर्ली अपने स्टमक के अंदर नहीं उतर पाते, जहाँ ये जल पाए या खत्म हो पाए। टॉन्सिल्स प्रॉपर्ली एक्ट नहीं कर पाते कि वहीं के वहीं जर्म्स को मार दे। सबसे पहला हथियार जो होता है ना, जो सैनिक होती है, हमारे टॉन्सिल्स होते हैं हमारे माउथ में, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाते। ठीक है, पर अगर हम जो गुंजल करते हैं तो इससे उनकी एक्टिविटी ठीक होनी शुरू हो जाती है। फिर आता है बैलेंसिंग द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जितने भी हमारा स्राव है, इन टर्म्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सक्रीशन, चाहे वो म्यूकस लेवल पे हो, चाहे वो हमारा पित्त लेवल पे हो। ठीक है, यानी कफ और पित्त दोनों की जो बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जितना भी इनका सिक्रीशन है। ठीक है, और एक्सक्रीशन में एक और चीज क्या आ जाती है इसके अंदर, जितना भी स्टूल पास करना होता है, अब वो थोड़ा इजी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो ज्यादा पाचन है या कम पच रहा है, इंजेक्शन हो रही है, उन दोनों में अब पहले से बेटर, यानी कि पहले से बैलेंस होना शुरू हो गया। कम था तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एलिमिनेशन, कॉन्स्टिपेशन, इंजेक्शन, कफ, डायबिटीज एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया में क्या होता है, लोगों को नींद ही नहीं आती। अब नींद के कई सारे कारण होते हैं, उनमें से एक कारण ये भी होता है कि आपका पेट साफ नहीं है।
ठीक है, ये कारण धीरे 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 करते करते बहुत लंबा हो जाता है, फिर वो इंसोम्निया में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो कुछ लोगों को या तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी होती है इसके अंदर, कुछ कुछ लोगों में देखा गया है, और कुछ लोगों में तो बताया मैंने प्रोलॉन्ग पीरियड की वजह से भी ऐसा देखा जाता है। फिर बैलेंसिंग पलगम, बाल डिसऑर्डर्स, कीपिंग द बॉडी फिजिकली फिट, प्रिवेंटिंग बर्निंग एंड बर्निंग द इफेक्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन। यानी कि जो हम क्या होता है, मैंने खाना खाया, ठीक से पचा ही नहीं, इंटेस्टाइन में भेज दिया मैंने फटाफट से, मतलब स्टमक ने ठीक से उसको पचाया नहीं, और उसको इंटेस्टाइन में मैंने भेजा। इंटेस्टाइन को अब काम ज्यादा करना पड़ेगा ना, अगर वो काम जो माउथ का था, जो स्टमक का था, वो नहीं पूरा, वो तो पूर्ति इंटेस्टाइन को करनी पड़ेगी, और वो ठीक से नहीं कर पाता। एक दो बार वो कर लेगा, कुछ टाइम तक कर लेगा, लेकिन बार बार अगर आप उसको बर्डन करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा, तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर आता है क्लीनिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। उसकी भी क्लीन, जो पड़े हुए थे ना, चिपके हुए थे फॉल्स पर जाके चिपकली की तरह, वो सब भी निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स है, जो हम नौली क्रिया करते हैं और अग्निसार क्रिया करते हैं, उसके अंदर भी हमें हेल्प करता है। अब होता क्या है, जब ये अपना अगर इसका साइज नॉर्मल रहेगा, स्टमक का साइज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे मीन ज्यादा नहीं हम उसको तंग कर रहे हैं ना, ज्यादा खा खा के उसको वो नहीं कर रहे कि आसपास का पूरा एरिया हमने इतना ज्यादा म्यूकस कर दिया, इतना ज्यादा फैट हमने इकट्ठा कर लिया है कि अब उसके पास भी ठीक से खाने की इतनी वो नहीं है, या तो वो बढ़ जाएगा या तो वो कम हो जाएगा, बाहर का टिश्यू लेवल है कहीं ना कहीं उसको उस पर दबाव डालना शुरू करेगा। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इस तरह से कुछ भी नहीं है, तो वो उसकी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं बढ़ाने शुरू कर देगा। म्यूकस लेवल नॉर्मल होनी शुरू हो गई है, अब वो क्लीन है, वो काम कर रही है, उसका जो अपना टिश्यू लेवल पे जो उसकी जो मसल्स है वो क्लीन हो चुकी है, तो वो ठीक से अब अपने फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है। ठीक है, उसके स्पिंटर्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, उसके वॉल्स प्रॉपर्ली काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है रिमूविंग एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड एसिड सिक्रेशंस व्हिच इज ऑलरेडी देयर एंड रिपीटेड मेनी टाइम्स, प्यूरिफाइंग द लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन एंड द फूड पाइप। लीवर के बारे में थोड़ा रुक कर बात करेंगे जब शंख प्रक्षालन आएगा, ठीक है, तब ज्यादा क्लीन और क्लियर हो जाएगा। आ, फिर आता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में हम सब जानते हैं कि हमें इसके अंदर क्या खाना होता है, इसमें हमने पानी नहीं पीना, पर पानी के सहारे हमने क्या करना है, जो कपड़ा है, जो वस्त्र है, उसको लेंगे, उसको पानी में भिगो के रखेंगे, पहले इसको उबालेंगे पानी में अच्छे से, ताकि एक तरह से स्टरलाइज हो गया। ठीक है, स्टरलाइज कर दिया, स्टरलाइज करने से क्या होगा, उसकी जो बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन थी वो हमने दूर कर दी, स्टरलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने या किसी ने सर्फ से धोया था या इस तरह की क्लीनिंग चीजों से धोया था ना, जो जितनी भी क्लीनिंग साबुन है या किसी चीज से धोया, तो उसको भी निकाल देता है स्टरलाइज करने के मेथड से। ठीक है, वो हमने स्टरलाइज करा, वो सारी जो पार्टिकल्स से जो जो चीजें थी उन सबको हमने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद क्या हुआ, उसको स्टरलाइज करने के बाद कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, जब गर्म हो जाता है तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। पानी में भिगो कर ही रखा मैंने उस कपड़े को। अब धीरे धीरे कागज में बैठ के मैंने उसको निगलना शुरू करा। अगेन, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, ये घर बैठ के आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो जब तक आपके सामने प्रॉपरली एक गुरु ना हो। वो गुरु जिन्होंने खुद ने कई बार करा है या आपके सामने इसका प्रदर्शन कई बार कर दिया है, आप सिर्फ ऐसे ही गुरु के सामने इसको परफॉर्म करेंगे, किसी के कहने पे नहीं आएंगे कि उन्होंने परफॉर्म कर रखा था आज से 4-5 साल पहले या कभी करा है, मुझे पता है, मुझे आता है। इवन ऐसे गुरु के निर्देशन में भी नहीं परफॉर्म करना है, उन्हें गुरु के निर्देशन में परफॉर्म करे जिनको इसके ऑन स्पॉट एसओएस करना आता हो। अगर वो अटक जाए तो उसको कैसे निकालना है, अगर वो निगला नहीं जा रहा तो उसको कैसे निकलना है, इस तरह के जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो प्रॉब्लम्स है, ऑन स्पॉट उनको वो एड्रेस कर सकते हैं, उनको आता हो कि कैसे करना है। तो ऐसे ही गुरु के निर्देशन में हमेशा करें। ठीक है, वस्त्र धोती जो होती है हमारी, हम जानते हैं इसको खाना है हमने कपड़े को, अच्छे से खाए, ये स्टमक में जाके इकट्ठा हो जाता है। ये एक सुपीरियर लेवल पे आप कह सकते हैं क्लीनिंग है, किसकी, कुंजल की। अब इस सुपीरियर लेवल पे कैसे क्लीनिंग ज्यादा हो जाती है, जैसे कि मैंने एक चीज साफ करी, कपड़े से साफ करी ऑल होके, ठीक है, अब मैंने ना थोड़ा सा कॉलीन छिड़क दिया, उसके बाद फिर से मैंने और रगड़ के फिर साफ कर लिया, और ज्यादा अच्छे से साफ हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, मैंने और ज्यादा हमने डीप क्लीनिंग करी है। अब तक पानी जो था वो अपने लेवल पे आके सफाई कर रहा था, नमक के पानी से सफाई कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। अब जब कपड़ा डाला तो वो अंदर से पूरी अच्छी सी सफाई कर रहा है, रगड़ से बाहर आएगा ना कपड़ा, तो वो अच्छे से साफ होगा। ठीक है, अब इस वस्त्र धोती का हमने वर्णन कहाँ पढ़ा था गृह संहिता में? शॉर्ट कॉम के अंदर में सिद्ध धोती के वाह, अंदर।
हृदय होती मुझे तो लगा था आसन में पड़ा है। शीत होती है। हृदय फिर धोती का धोती, बिल्कुल फिर धोती है। फिर धोती के अंदर हमने वस्त्र धोती के बारे में पढ़ा था। इसमें कितनी लंबाई बताई थी? लंबाई चौड़ाई कितनी बताई थी वस्त्र की? 9 मीटर लंबाई और 4 अंगुल चौड़ाई। 4 अंगुल चौड़ा बताया था उसमें, लंबाई शायद 12 से 15 हाथ लंबा, ऐसा कुछ तो 15 था हाथ शायद। हाँ, लंबाई नहीं बताई। अति उत्तम। मेरे उसमें संहिता में लंबाई नहीं दी गई है। बिल्कुल, ये तो मेघा जी ने बोला, शायद पूनम जी ने बोला कि लंबाई नहीं है। एक्चुअल में इसमें लंबाई नहीं है, इसमें सिर्फ चौड़ाई है, 4 उंगल चौड़ा। जो लंबाई और चौड़ाई दोनों दी है वो हरयुग प्रतिदीपिका में है। ठीक है, उसमें कितना है? 12 अंगुल लंबा, 4 उंगल चौड़ा। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है। अब 12 इसमें हाथ लंबा होगा मैम। मैं बड़ी चेक कर लूंगी। ठीक है, मैं कंफर्म 12 करके एक बार अंगुल कंफर्म कर लंबा लूँ। मतलब बहुत छोटा हो जाएगा ना। मैं फिर भी एक बार रीचेक कर लूंगी एक बार। ठीक है ओके। जी, मैं एक बार रीचेक कर लूंगी इसके अंदर। पर 4 अंगुल चौड़ा ही है, ये तो कंफर्म हम सबको पता ही है। हाँ, हाथ चौड़ा तो लंबा, हाथ लंबा हो। 12 हाथ लंबा और 4 अंगुल चौड़ा। हाथ, ठीक है, हाथ ही हुआ ना जी, क्योंकि उसमें हमें 6 इंच बाहर भी छोड़ना होता है। 2-3 इंच भी कईयों में होता है, लेकिन वैसे कहते हैं 6 इंच हो। कि 6 इंच जो होता है वो हमारे कंट्रोल में रहता है। कहीं कहीं जगह पे आप देखेंगे जो कैथेटर, सॉरी कैथेटर कह रही हूँ, कई जगह पे जो वस्त्र होता है थोड़ा सा लॉन्ग रखते हैं वो, कि आप उसको कपड़े थोड़ा बाहर रखो। और जो शुरुआती दौर होती है ना उसमें वो थोड़ा लंबा ही बाहर छोड़ते हैं, पूरा अंदर ले जाने के लिए आपको कभी नहीं कहते। और जो ये क्रिया होती है जो पहले लेवल पे जब कर रहे होते हैं ना, जब बिगनर लेवल पे कर रहे होते हैं, तो उसको कहते भी यही कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही आपने लेना है। मतलब अपने थोड़े लेवल तक आपने आज जितना इनटेक करा, गले तक मान लीजिए करा, अब इसको बाहर निकालना सीख लो। फिर थोड़ा सा हम हृदय तक लेकर जाएंगे, फिर उसको बाहर निकालना सीखो। फिर उसको पेट तक लेके जाएंगे, फिर उसको बाहर निकालना सीखो। ठीक है, किसी ने परफॉर्म कभी करा है फर्स्ट होती पर्सनल लेवल पे? किसी ने भी नहीं किया? ये नहीं किया, हम कैथेटर का यूज किया दंड को। कैथेटर वुमन तो ट्राई आपका किया दंड है होती लेकिन होगी। वस्त्र धोती नहीं दंड किया है धोती कभी किया तक। है, कैथेटर का यूज करके, वस्त्र नहीं किया। कैथेटर तो दंड होती हो गया ना हाँ, दंड धोती किया है, बोल रही हूँ। जी। वमन किया है कई बार, लेकिन ये वस्त्र नहीं हो पाया। मैंने बस ट्राई किया था तो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कम्प्लीटली स्टमक तक नहीं लेके गई हूँ उसे, तो इसलिए। ठीक है, तो जब हम उसको पेट तक लेके जाएंगे, फिर उसको पेट के धीरे धीरे करके उसको हम बाहर निकालते हैं। पहले हम गले तक सीखते हैं, उसको गले तक करना है, फिर ऐसे हम 3-4 बार करते हैं। तो इट टेक्स अराउंड, अगर आप इसको आराम से करेंगे तो नियरली 3 मंथ्स लग जाते हैं, अगर हम धीरे धीरे करके सीखें। लेकिन अगर आप जैसे हरिद्वार जैसी जगह पे हैं, उत्तराखंड में है, वहाँ तो और भी ज्यादा एक्सपर्टीज बैठे हैं, तो वो तो 3 महीने तक का कोई टाइम नहीं लेते, वो तो बहुत जल्दी सिखा देते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट ही होते हैं। लेकिन हमने दिल्ली जैसी जगह पे सीखा था, तो उन्होंने स्लोली स्लोली ये प्रोसेस हमें सिखाया था फॉर द बिगिनर लेवल। ठीक है, ठीक है। तो अब पानी जब हमने खाया इसको, इसको अंदर लेके गए, तो नियरली 20 to 25 फीट लॉन्ग होता है ये वस्तु धोती होती है, और 2 to 3 इंच वाइड होती है। अगर आपसे अंगुल के बारे में पूछेंगे तो हम क्या समझ जाएंगे? कौन से क्या हमने टेक्स्ट की बात करी है, प्रैक्टिकल योग की बात करी है? अंगुल पूछेंगे तो टेक्स्ट की बात करिए। जी, तो वहां पे क्या ध्यान देना है, कौन सा टेक्स्ट पूछा जा रहा है? हठयोग प्रदीपिका, घेरन संहिता, इस तरह से। ठीक है, हम इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए तो ये मत देखना है कि ये प्रैक्टिकल योग है, वहां ये बस ये देखना है कि किस ग्रंथ से पूछा गया है। ठीक है, फिर हमने खा लिया इसको अच्छे से। जिसमें हमने पानी में डुबो के रखा था ना, उसमें भी थोड़ा सा वाटर, सॉरी सॉल्ट रखेंगे। वैसे ही स्लैन वाटर बनाएंगे जैसा कि हमने वमन के लिए यूज किया था। ठीक है, तो हमने वो वाटर हमने बनाया, उसके अंदर हमने उसको अच्छे से करा, स्टरलाइज कर लिया। अब वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसको मैं धीरे धीरे खाना शुरू करा। खाए, अंदर लेके गए, और हमें सेम कागज में बैठना है, अपना पायलट स्पिंटर को क्लोज रखना है, और धीरे धीरे करके हमने उसको बाहर निकालना शुरू करा। इसको बॉडी के अंदर बहुत देर तक नहीं रखना होता, कि हम इसको बहुत देर तक अपनी बॉडी में स्टोर करके रखें। हमने बहुत देर तक नहीं रखना होता इसको, क्योंकि जितनी देर तक हम इसको स्टोर करके रखेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा इसको बाहर निकालना। ठीक है, हम इसको कुछ सेकंड, आप समझिए कि
मिनट भर का ही डिफरेंस हो या 2 मिनट तक का ही डिफरेंस हो, ज्यादा देर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड भी करती है। कभी कभी किस चीज का कैसे किसकी बॉडी है, किसकी बॉडी कितनी जल्दी संकुचित हो जाती है किसी चीज को खाने के बाद, वो क्या करेगा, उसको पचाने की कोशिश करेगा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। जिसका पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो है, अगर आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है, अगर उसका नर्वस सिस्टम जल्दी वॉमिटिंग कर देता है, यानी कि उसको वॉमिट जल्दी आ जाती है, तो ऐसे मोड में आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम आएगी उसको बाहर निकालने में। पहले तो पचाने में प्रॉब्लम आई, फिर निकालने में प्रॉब्लम आएगी। अब क्या हुआ कि उसने बड़ी मुश्किल से तो पचा तो लिया, आपने उस स्टिमुलेशन को कहीं ना कहीं बर्दाश्त करा। जब आप कपड़ा खाते हो तो कहीं ना कहीं वॉमिट आने लगता है, तो हमें उसको बर्दाश्त करना होता है। तो जब मैं बाहर निकाल बर्दाश्त करते करते अंदर तो ले गए, अब बाहर निकालने का जब वक्त आएगा तो वहां दिक्कत करता है। उसको बाहर नहीं निकाल लेता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अडेप्ट कर लेती है बॉडी, ये मैं तो खा लिया, अब मैं नहीं बाहर निकाल रही। तो उसके लिए हमें स्टिमुलेशन, हम वो प्रॉपर जो वॉमिटिंग का स्टिमुलेशन होता है ना, वैसा नहीं दे पाते। खैर मैंने कभी देखा भी नहीं किसी को ऐसा करते हुए जो फंस गया उस सिचुएशन में, तो इसके ऊपर ज्यादा तो टिप्पणी नहीं कर सकती। पर इतना जरूर पता है कि एक बार ऐसा हुआ था, एक केस हुआ था, जो स्टेज पे परफॉर्मेंस दिखानी थी योगी प्रैक्टिशनर्स को, तो उन्होंने काफी देर ना अपने पेट में रख लिया। उनको ये था कि जब जो जजेस हैं, जो ज्यूरी है, मेरी तरफ देखेगी ना, तब मैं बाहर निकालूं। वो थोड़ा बिजी हो गए, बात बात कर रहे थे या जो भी आप मार्क्स डिस्कस कर रहे थे। तो वो कुछ सेकेंड जो करते 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 वो वेट करा उन्होंने, और नियरली 5 मिनट का वेट हो गया, या 3 मिनट, मोर देन 3 to 5 मिनट के बीच का वेट था उनका। और वेट होके वो अंदर अटक गया, वो सर्जरी के थ्रू बाहर निकला गया था। तो ध्यान रखें कि इस चीज को कभी भी घर पे प्रैक्टिस ना करें। यही वजह है इसको घर बैठ के कभी प्रैक्टिस नहीं करना, कि आपने पढ़ लिया तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इतना खतरनाक है। ठीक है। और कपड़ा साइडों से बिल्कुल कटा हुआ होना चाहिए, प्रॉपरली वॉश्ड होना चाहिए, उसके कोई धागे कोई कण बाहर नहीं निकले होने चाहिए, तभी उसी कपड़े को ही हम यूज करेंगे। ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे मैं तो तांबे के बट मेरे के ना अपने कपड़े को उबालूंगा और स्टरलाइज करूंगा, और ना उसको ना उसी पानी के अंदर रखेंगे नमक डाल के, तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में नमक डाल के उसको यूज करें, क्या वो सही है? सोचो, क्या वो सही है? आई थिंक तांबा और नमक का कुछ रिएक्शन होता है मे बी। एग्जैक्टली। तभी मैंने कहा कि घर पे प्रैक्टिस नहीं करनी। आप सोचेंगे कि हम अच्छी चीज यूज कर रहे हैं, आई एम यूजिंग द बेस्ट मेटल। नहीं, आप मेटल जो यूज कर रहे हैं वो आप टेक्निक के हिसाब से देखें पहले एक बार। ठीक है। तो ये सब चीजों पे पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो आप तो अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन वो मेडिकली और केमिकली जो आपकी बॉडी है वो कैसे उस पर रिएक्ट करेगी, सोच के एक बार देखना। तो वो इस तरह से, इसलिए खुद घर पे कभी प्रैक्टिस नहीं करनी, और जो चीजें मार्केट में जिस तरह से अवेलेबल है, किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं आना है। ठीक है। क्लियर हो गया? उसको बाहर निकाला, निकालने के बाद जब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको धीरे करके निकाला, तो देखेंगे कपड़ा सा गंदा निकलेगा बाहर, उसमें म्यूकस लगा हुआ होगा, उस पे अजीब अजीब सी, मतलब बहुत ज्यादा लार होगी उसके अंदर, और एकदम से जैसे आप बाहर निकालेंगे आपको लगेगा वाओ, जैसे कि किसी ने, बहुत कुछ था मेरे अंदर जो बाहर निकल गया। ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने हृदय तक करा था, सॉरी कंठ तक करा था, हृदय तक मैं करना चाह रही थी, थोड़ा सा अंदर तक गया था। जब मैंने बाहर निकाला, पूरा हृदय तक नहीं, मतलब हार्ट के लेवल तक प्रॉपरली नहीं गया था मेरा। तो मैं जब मैंने बाहर निकाला तो मेरे को बहुत, एक्चुअली बहुत रिलीफ महसूस हुआ था, जैसे कि कुछ निकल गया। वो क्या निकला, जबकि सामने हम देख रहे हैं कुछ खास म्यूकस नहीं निकला, कुछ खास लार नहीं निकली, बट स्टिल जिस तरह से उसने, क्लॉथ ने जो क्लीनिंग करी, वो कहीं ना कहीं हैवीनेस मेरी बॉडी में थी, जो कंटेक्ट लेवल तक भी थी, जो चेस्ट रीजन में थी, वो कहीं ना कहीं निकली, एंड गिव यू बेनिफिट्स इन न्यूमरस वेज। तो कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं? अच्छा सॉरी, बेनिफिट्स से पहले, जब हमने ये सब कुछ कर लिया और हमने प्रॉपरली बाहर निकाल लिया, तो हमें कुछ एब्डोमिनल मूवमेंट्स भी करनी है, यानी कि हम नॉली थोड़ी सी करेंगे, जैसे कि मैं अपने स्टमक के जो मेरे रीजन है जिसको मैंने क्लीन करा है, उसको हम अच्छे से थोड़ा सा टोन अप करेंगे, थोड़ा मसल्स को हम टोन अप करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, याद रखना नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि मैंने ऊपर से स्टिमुलेशन इतनी दे दी थी कि मेरी बॉडी ने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, ऊपर ऊपरी लेवल पे माउथ से लेकर स्टमक तक बहुत एक्सरसाइज हो गई थी, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, और जो किया है उसका इफेक्ट यूज करने के लिए नॉली क्रिया करनी है। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ हमने बहुत आराम से हो गया, सब कुछ ठीक से रहा। अब इसके कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे, किस किस को नहीं करना, कौन कौन इस श्रेणी में नहीं आते हैं। जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो, कार्डियक इश्यूज हो, स्ट्रोक हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो। थ्रोट इन्फेक्शन का मतलब जो इन्फेक्शन, ड्यूरिंग द इन्फेक्शन नहीं करना है। अगर कोई ऐसी थ्रोट इन्फेक्शन है जो उस टाइम पे उभरी हुई नहीं है,
और डॉक्टर के निर्देशन में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उस दौरान नहीं, जिसने सर्जरी कराई है, तो ऐसे केसेस में हम नहीं करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द दैट ड्यूरेशन नहीं करना है। फिर आता है स्टमक और इंटेस्टिनल अल्सर्स में नहीं करना, हर्निया, हार्ट डिसीज, प्रेग्नेंट वुमेन्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेमेटोसिस, ब्लड वोमिटिंग जो हमने बात की थी, एब्डोमिनल ट्यूमर। इन दोनों के ना इफेक्ट्स बिल्कुल सेम है, कॉन्ट्रडिक्शंस और ये सब कुछ चीजें सेम है। और बेनिफिट्स भी देखेंगे, आप देखेंगे तो वात और कफ का बहुत सॉरी पित्त और कफ का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, वो भी रिमूव होता है और उसी को बैलेंस करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। रिमूव्स इम्प्योरिटीज, और फिर क्या होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से डिटॉक्सिफाई करता है स्टमक और इसोफेगस को, स्मूथ सूदिस द रेस्पिरेटरी कंडीशंस, जो सांस लेने में किसी को थोड़ी दिक्कत थी, अस्थमा की जो कंडीशंस होती हैं उसमें ये अच्छा तो होता है, लेकिन अस्थमा के केस में क्या करते हैं, जब उसको या तो अटैक ना आ रहा हो या उस ड्यूरेशन में उसको अटैक ना आया हो, वो नॉर्मल है, अभी कोई ऐसा अटैक वाली प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर है, तो हम अस्थमा वाले पेशेंट्स को ये करवा सकते हैं। वैसे तो नहीं करवाना चाहिए, कभी नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। दंड धोती के बारे में फिर भी सोच सकते हैं, वस्त्र धोती के बारे में नहीं। वस्त्र धोती के लिए आप ये लिख सकते हैं कि उनको अस्थमा वालों को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कब कहाँ पे बिगड़ जाए या नौसे की जो कंडीशन है वो कैसे बिगड़ जाए उसके बारे में भी नहीं कह सकते। और गुरु के निर्देशन में अगर हम गए तब भी वो गुरु गाइड करे तो डेफिनेटली, और अगर डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगेन गुरु की गाइडेंस में करेंगे, ठीक है। फिर आता है एक्सेस ऑफ म्यूकस, बैलगम निकलता है, म्यूकस निकलता है, रिड्यूसेस द साइज ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन हमें पता है ना क्या कहते हैं इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ व्हाट, Suicidal bag, I think. सुसाइडल बैग नहीं, सुसाइडल बैग लाइसोसोम होते हैं, ये ग्रेवयार्ड होता है किसका, ब्लड का। जितने भी Right. ब्लड सेल्स, हाँ ठीक है ना, ब्लड सेल्स जितने मरते थे वो स्प्लीन के अंदर जाता है, ठीक है। तो उसका साइज जो था वो कम करता है, अगर वो फूल गया है किसी भी कंडीशन की वजह से, ब्लड इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है। टाइम बहुत हो गया, मैं इसको कंप्लीट करके खत्म करती हूँ अभी आज के लिए, ठीक है। वर्स ऑल्सो कैन हेल्प रिड्यूस लार्ज स्प्लीन, इम्प्रूव स्टमक एंड अल्सर्स, स्टमक अल्सर्स। और साथ में क्या आता है, हमें बेनिफिशियल होता है, स्टमक अल्सर्स के अंदर भी बेनिफिशियल होता है, लेकिन आगे मैंने जो बात कही थी, अल्सर होता किस लेवल पे है, किस लेवल पे नहीं है, छोटा है, बड़ा है, बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ रही है, किस तरह से आपका दोष चल रहा है, उसको नजर में रखते हुए ही करना है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है, अगर वो इजाजत देते हैं कि आप कर सकते हैं तो ही करना है, बिकॉज ही नोज द बेटर इनसाइड योर बॉडी राइट नाउ, ठीक है। फिर आता है रिमूविंग द गैस एंड एसिडिटी, जिनको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम रहती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। रिलीविंग द इंजेक्शंस, एस्थमा, और जिनको गर्ड की प्रॉब्लम हो, गर्ड की प्रॉब्लम क्या होती है, खट्टे टिकार आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिल में जलन सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ जो बड़े बड़े बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है छाती में बड़ी जलन सी हो रही है, बड़ा मिर्चीला मिर्ची सा लग रहा है, खाना सारा बाहर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। वहां ना स्पिंटर खराब हो जाता है, खराब क्या हो जाता है, जब वो खाना पच रहा होता है ना पेट के अंदर, वो धीरे धीरे ऊपर फ्यूम्स की तरफ बाहर आना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ना बैक फ्लो मार रहा होता है, वहां वॉल्व खराब हो जाती है, ठीक है। जो स्पिंटर है हमारा वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, कौन सा, ईसोफेजियल स्पिंटर जो होता है हमारा, वो हमारा थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से वो बैक फ्लो करता रहता है, जो भी खाना नीचे पच रहा था पेट के अंदर वो धीरे धीरे ऊपर बैक फ्लो मार रहा होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वहां उनको लगता है कि बड़ी जलन सी हो रही है। अगर किसी ने बहुत एसिड ली या वैसे कोई और खाना खाया, अगर वो चेस्ट रीजन तक जा रहा है, वापस ईसोफेगस तक जा रहा है, तो उसकी लाइनिंग को जलाना शुरू कर देगा। क्यों जलाना शुरू कर देगा, खाना तो नॉर्मल खाया था, जब नीचे गया तब तो जलाया नहीं, वापस आया तो जला देगा, क्यों, क्योंकि उसमें अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया है, इसलिए उसको जला हुआ महसूस होता है, तो ये उसको ठीक करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर आता है कफ की प्रॉब्लम जो होती है, कफ पित्त की जो हमने बात करी, डिस्कस करी, वो क्लीन हमारा हो जाता है। आज के स्तर को इतना ही रखते हैं, मैं पहले रिकॉर्डिंग